नमस्कार। मैं सुदीप कुमार हमारे YouTube चैनल संजय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल की चीजें पढ़ाऊंगा, जो हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये प्रोग्राम तकरीबन 50 दिन का चलेगा और इस पे हम सभी विषय जो अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं वो सभी आपको एक एक करके अपना अपना सब्जेक्ट कवर कराएंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट इश्यूज और यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा। तो आज जो मैं चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आज भी हम लोग कुछ चीजों को करेंगे यहाँ पे। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से एक कहा था कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिसंबर से लेकर के मई 2021, दिसंबर 2020 से लेकर के सारे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा विथ यूपी स्पेशल। ये सारी चीजें चलेंगी। और तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या टॉपिक लेकर के आया हूं, एक एक चीजें बहुत ही। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक देखेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है बीएसएफ स्थापना दिवस के बारे में। बीएसएफ स्थापना दिवस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके स्थापना दिवस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में एक एक पॉइंट करके एक एक चीजें देखते हुए चलते हैं। क्या क्या चीजें यहां पे है ये देखिए। बीएसएफ स्थापना दिवस, इसमें हम लोग देखेंगे बीएसएफ राइजिंग डे क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 56वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अभी इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग देखेंगे कि कब से मनाया जाना इसका शुरू हुआ, क्या क्या सारी चीजें। तो ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर 2020 को इस बार क्या हुआ है, इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये कहां पे? नई दिल्ली में। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में देखते हुए चलेंगे। क्या क्या चीजें कह रहा है, एक एक चीज यहां से देखते हुए चलते हैं। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है ये देखिए। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनजर वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बीएसएफ की स्थापना? 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। और भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद 1965 में भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। और ये जो बीएसएफ जो है वो किसके अंतर्गत काम करता है? एमएचए के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, जिसको सीएपीएफ कहा जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। सीएपीएफ के अंतर्गत 5 सशस्त्र बल आते हैं, 5 केंद्रीय सशस्त्र बल आते हैं। उस 5 में से एक है बीएसएफ। यानी सीएपीएफ जो है, सीएपीएफ एमएचए के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इस सीएपीएफ के 5 विंग है, उनमें से एक है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और स्थापना दिवस इसका प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? आगे देखिए। और जो इसमें केंद्रीय सशस्त्र बल हैं और कौन कौन से हैं आप ये भी देखते हुए चलिए। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन कौन से हैं? कौन कौन से अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं ये देखिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ,
सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और सशस्त्र सीमा बल SSB, ठीक है। और एक हो गया आपका BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 5 आते हैं CAPF के अंतर्गत। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से 5 आते हैं इसके अंतर्गत, आप लोगों को पता भी होगा। फिर भी इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया कि दिसंबर से करंट कवर होगा, 6 महीने का मैं कराऊंगा इस क्रैश कोर्स में। तो हम लोग दिसंबर से पढ़ रहे हैं, दिसंबर 2020 से। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है BSF स्थापना दिवस, और इस बार दिसंबर 2020 में 56वां मनाया गया है। और BSF की स्थापना हुई थी 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, और यह CAPF के 5 विंग में से एक विंग है, और CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये देखिए क्या कह रहा है यहां पे कि सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के 2.65 लाख से अधिक रक्षा कर्मी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात हैं। BSF के तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा, यानी आंकड़ा है 2.65 लाख, उससे भी ज्यादा सैनिक जो है वो हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात हैं BSF के। और जो सीमा सुरक्षा बल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इसके जवानों को नक्सल विरोधी अभियानों, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात किया गया है। तो इन सब बॉर्डर लाइंस पे तो ये काम करते हैं। भारत बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और इसके साथ साथ ये नक्सल विरोधी अभियानों में भी इन लोगों को शामिल किया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, आप ये देख सकते हैं, इसीलिए ये मैप है, ये अपना बॉर्डर, और इधर है बांग्लादेश के साथ नीचे, वो तो नीचे है, वो भी मैप में मिलेगा आगे। और इसके अंतर्गत BSF के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, एक एयर विंग है इनके पास, एक मरीन विंग है, एक आर्टिलरी रेजिमेंट है, और कमांडो यूनिट भी शामिल है। BSF के पास ये सारी चीजें हैं जो BSF में शामिल है। BSF में क्या क्या, एक एयर विंग है, मरीन विंग भी है एक, और आर्टिलरी रेजिमेंट है, और कमांडो यूनिट भी इनके पास है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या क्या चीजें इनके पास शामिल है। आगे देखिए और BSF के पास क्या क्या है, और BSF के बारे में क्या खास बात है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये दिसंबर में मनाया जाता है। तो क्या क्या चीजें हैं खास, सारी चीजें कवर करनी होती है, क्योंकि ये कोई डिसाइड नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है कि यहीं से प्रश्न आएंगे। तो हमें करंट में सारी चीजें पढ़नी जरूरी है कि प्रश्न कहीं से भी बने, हम चीजों को मैनेज कर सकें। आइए आगे क्या कह रहा है कि BSF द्वारा अपने अत्याधुनिक जहाजों के माध्यम से अरब सागर में सरक्रेक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा की सुरक्षा भी की जाती है। BSF क्या है, अपने जहाज के द्वारा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में क्या है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो, और अरब सागर में सरक्रेक, इन सब में भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन सारे चीजों को भी ध्यान में रखेंगे, BSF का रोल क्या है। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में, राज्य प्रशासन की मदद करने में भी BSF काफी महत्वपूर्ण है। BSF को जब चुनाव वगैरह भी कराने होते हैं तभी BSF को, या जब कभी कानून व्यवस्था बनाने के समय जब ज्यादा चीजें हावी हो जाती है, जब कानून की व्यवस्था जब बिगड़ जाती है, अधिकतर जब मिलिट्री शासन लागू होता है, तब उन जगहों पे BSF को बुलाया जाता है। और BSF का क्या है, किसके अलावा BSF आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय जीवन भी बचाने का कार्य करता है। और इसके अलावा अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि, तो यहां पर भी BSF जाते हैं मानवों को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये BSF के बारे में आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इनके बारे में कि BSF जो है प्रत्येक वर्ष यानी हर साल अपने प्रशिक्षित कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी भेजता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन के शांति अभियान में प्रत्येक वर्ष एक अपनी टुकड़ी को भेजता है BSF। और BSF को घुसपैठ, तस्करी और सैन्य हमलों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी जाना जाता है।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, सुरक्षा के पहले लाइन के रूप में जाना जाता है, चाहे घुसपैठ का मामला हो, तस्करी का मामला हो, या भी कोई हमला वगैरह हुआ हो। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक एक करके ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। यह सारा कुछ एकदम आसान आसान शब्दों में है, ध्यान से देखते हुए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे आदि महोत्सव के बारे में। आदि महोत्सव क्या है, इसके बारे में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है और ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है, एक चीज है। अब इसको देखते हुए चलिए क्यों मनाया जा रहा है, और ये भारत में अभी शुरू हुआ है। अब मध्य प्रदेश के अलावा भारत के किन किन राज्यों में मनाया जाएगा, ये सब करके देखते हैं कि क्या क्या है और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं इस महोत्सव में। सारे पॉइंट्स को आप एक एक करके देखते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है, क्यों है चर्चा में, ये देखिए। पहले आदि महोत्सव मध्य प्रदेश क्यों है चर्चा में, एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलेंगे, चर्चा में क्यों है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया। एक खबर भी कब की है, ये न्यूज भी दिसंबर का है। तो क्या है कि वर्चुअल यानी ऑनलाइन तरीके से शुरुआत हुआ आदि महोत्सव का मध्य प्रदेश में, और जनजाति कार्य मंत्रालय ने किया है, जो जनजातियों का मंत्रालय है, उसके जनजातियों के लिए जो भी प्रोग्राम या जो भी चीजें डिसाइड होती है इसी मंत्रालय के तहत होती हैं। तो ये सारी चीजों को देखिए। और गौरतलब है कि आदि महोत्सव के अगले संस्करण को गुजरात और उसके बाद पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया जाएगा। ये आदि महोत्सव अभी मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाएगा कहां पे मनाया गया, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये मनाया गया कहां पे, मध्य प्रदेश में, एमपी में। उसके बाद इसका जो दूसरा यानी इसका जो अगला संस्करण होगा वो एमपी के बाद होगा आपका गुजरात में, ठीक है। और गुजरात के बाद फिर जब मनाया जाएगा वो आपका मनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में अभी मनाया गया दिसंबर में, उसके बाद गुजरात और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में आदि महोत्सव मनाया जाएगा। अब आदि महोत्सव में होता क्या है, चीजें क्या क्या होती हैं, ये चलिए देखते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आदि महोत्सव में। पहले आप आदि महोत्सव के बारे में जान लीजिए, क्या है आदि महोत्सव, क्या होता है आदि महोत्सव। क्या कह रहा है, यह एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है। क्या है, राष्ट्रीय जनजाति उत्सव। आदि महोत्सव क्या है, राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश में मनाया गया, इसका अगला संस्करण होगा गुजरात में, उसके बाद मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में, यह डिसाइडेड है। तो यह एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है और जनजाति कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ यानी ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। ट्राइफेड के बारे में आप जानते हैं। एक दिन मैं आप लोगों के लिए इस पे एक क्लास लेके आऊंगा, इसी क्रैश कोर्स के दौरान ही। कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जहां से, जैसे अब हम लोग यहाँ पे ट्राइफेड की बात कर सकते हैं, या मैं इससे जो एक क्लास और पहले पढ़ाया था उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था भारतीय वन्य जीव संसाधन जो संशोधन अधिनियम 1972 आया उसके बारे में, IUCN के बारे में या साइट्स के बारे में। ये सब संस्थाएं जो है, ट्राइफेड हो गया, संघाई हो गया, इन सब पे भी एक दिन क्लास होगी, तो वो सब भी आप पॉइंट बाई पॉइंट रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जो ट्राइफेड है, ये ट्राइफेड क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। ये ट्राइफेड जनजातियों के लिए काम करता है। ट्राइफेड जो है ये जनजातियों के, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जितने भी जनजातियां हैं, ठीक है, उन सब के विकास के लिए ये काम करता है। उन सब के विकास के लिए, आर्थिक सहायता के लिए जो भी काम करता है वो ट्राइफेड ही करता है। ट्राइफेड क्या है, इनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उन उत्पादों को मार्केट में उतारना और सही मूल्य पे वो उसको मार्केट में बेचना और उससे जो पैसे प्राप्त होते हैं वो जनजातियों तक पहुंचाना, ये ट्राइफेड का मेन काम है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ट्राइफेड, तो ये जो पहल है आदि महोत्सव, यह राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है और ये कौन, ट्राइफेड और
जनजाति कार्य मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और आदि महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, ये ध्यान में रखेंगे, 2017 में शुरुआत हुई थी और 2017 में शुरुआत हुई थी और हर वर्ष मनाया जाता है। 2020 में है ये मनाया गया आपका मध्य प्रदेश में, 21 में मनाया जाएगा गुजरात में और 22 में मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि ये जो महोत्सव है, जो आदि महोत्सव मनाया जाता है, इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य है आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना। ये जो आदि महोत्सव मनाया जाता है, इस आदि महोत्सव का उद्देश्य क्या है कि जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, या जो वो शिल्प बनाते हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं वो, या जो भी उनके उत्पाद हैं, जो जंगलों में वो बन से लाते हैं, या जो उनका हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह है, वो सारी चीजें, या जो भी उनका कल्चर है, उनको आम लोगों से परिचित कराना। ठीक, यही इस आदि महोत्सव का उद्देश्य है। और देखिए, और वर्ष 2019 में इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, और इसमें आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की गई थी। क्या होता है इस आदि महोत्सव में, ये आप इसको समझ सकते हैं, एक तरीके की प्रदर्शनी है और इसमें आदिवासियों के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाएंगे क्राफ्ट वगैरह, चाहे वो कला हो, पेंटिंग हो, कपड़े हो या आभूषण हो, जो भी उनके द्वारा बनाए गए हैं, उन सब की एक प्रदर्शनी लगाना और उनके बिक्री की व्यवस्था करना। यहां पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, 2017 में इसकी शुरुआत हुई और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। 2019 में ये कहां मनाया गया, ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। 2020 में कहां, मध्य प्रदेश। 2021 में कहां मनाया जाएगा, गुजरात में मनाया जाएगा आदि महोत्सव। और 2022 में मनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, आम लोगों को आदिवासियों की संस्कृति और शिल्प के बारे में जागरूक करना। और इसके तहत क्या क्या चीजें होती है ये आपने देखा। आगे देखिए और क्या क्या है। और इस बार मैंने आप लोगों को बताया था कि आदि महोत्सव का ये वर्चुअल संस्करण था, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और कोविड के दौर के समय की ये बात है। तो कोविड के दौर के समय ये वर्चुअल हुआ है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। कोविड के दौर में आदि महोत्सव पहली बार वर्चुअल मनाया गया, कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में मनाया गया वर्चुअल। क्या है ये देखिए, इस वर्ष यानी 2020 का, इस वर्ष ट्राइफेड द्वारा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ट्राइब्स इंडिया के ई मार्केट प्लेस पर आयोजित किया गया है। जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स ने एक ई मार्केट भी बनाया है जहां पे वो जनजातियों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचते हैं। तो उसी के जरिए इसको मनाया गया इस बार। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत की सभी प्रमुख जनजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं सब पे ध्यान रखा जाता है और उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाएगा। इसीलिए ये हर बार हर स्टेट में, जैसे दिल्ली में बनाया गया, दिल्ली में तो बहुत जगह से लोग आए होंगे जब वर्चुअल नहीं था। इस बार मध्य प्रदेश में मनाया गया, वर्चुअल मनाया गया। और अगली बार जब गुजरात में मनाया जाएगा वहां के जनजातियों का, पश्चिम बंगाल में वहां के जनजातियों का। इसी तरीके से भारत की जितनी भी प्रमुख जनजातियां हैं उन सब पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया था ट्राइफेड के बारे में, वो तो आपने पढ़ लिया आदि महोत्सव के बारे में। और आदि महोत्सव जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की मिलीजुली पहल है। तो अब हम लोग जानेंगे ट्राइफेड क्या है, यानी भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ क्या है। ये देखिए इसका गठन कब हुआ ट्राइफेड का। ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम
1984 के तहत जनजाति कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। ट्राइफेड जो है वो राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है और जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। और कब हुआ है? 1987 में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो संगठन, इस संगठन के बारे में जानिए क्या है। ट्राइफेड जनजाति कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। ये ध्यान में रखेंगे, ट्राइफेड का मुख्यालय। आगे देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ध्यान में रखेंगे। और ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है ये देखिए। क्या है ट्राइफेड का उद्देश्य? ट्राइफेड का उद्देश्य है, इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। जितने भी जनजातीय लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास सुनिश्चित करना ये ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है। और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, यानी जनजातियों के आर्थिक कल्याण का बढ़ावा देने, उनके ज्ञान, उनके उपकरण और सूचना के साथ जनजाति लोगों के सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, यही मुख्य कार्य है ट्राइफेड का। ध्यान में रखेंगे, ट्राइफेड इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ट्राइफेड का कार्य? सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब ट्राइफेड का की पहल क्या है, ट्राइफेड की भागीदारी क्या है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, क्या है पहल और भागीदारी? ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम के तहत ट्राइफेड जो है, ट्राइब्स इंडिया एक ब्रांड बनाया है। इसी ब्रांड के तहत ट्राइफेड द्वारा पूरे भारत में आदिवासियों से प्रत्यक्ष तौर पर खरीदे गए दस्तकारी उत्पादों को अपने 73 दुकानों और आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है। ट्राइफेड ने आउटलेट्स भी बनाए हैं, उसके माध्यम से बेचता है। 73 दुकान भी है और आउटलेट्स भी है इसके माध्यम से। और ब्रांड बनाया है, ब्रांड का नाम है ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया के नाम से सारे जनजातियों के उत्पादों को ये बेचते हैं। और ध्यातव्य है कि ट्राइब्स इंडिया का अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इनका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है और ऑनलाइन भी इनका उत्पाद बेचा जाता है। और इसमें क्या होता है, सूक्ष्म वन उत्पाद भी बेचे जाते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमएफपी के संवर्धित मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफूड योजना, यानी जंगलों के जो फूड हैं उन फूड को भी जो खाने योग्य हैं, वही सूक्ष्म वन उत्पादों में कि ट्राइफूड योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा ट्राइफेड की एक पहल है। एक ये जो जंगल के उत्पाद हैं, जो छोटे उत्पाद होते हैं जो खाने के उपयोग में आते हैं, तो उसको ट्राइफूड योजना के तहत उसको मार्केट में लाया गया है। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें देखिए 3 लोग शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, खुद ट्राइफेड है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। इसके द्वारा जो जंगल के खाने योग्य चीजें हैं वो भी मार्केट में उतारा गया है। तो इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हॉर्निबल महोत्सव। आप लोग जानते हैं हॉर्निबल महोत्सव के बारे में क्या है? हॉर्निबल महोत्सव सबसे इंपॉर्टेंट के मनाया जाता है नागालैंड में। ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निबल उत्सव और महोत्सव। और नागालैंड में एक पंछी है, एक हॉर्निबल जो है एक प्रकार का पंछी है और इसी पक्षी के नाम पे ये उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या संस्कृति है, ध्यान से पढ़ते हैं। आपके संस्कृति का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है ध्यान से देखते हुए चलते हैं एक एक पॉइंट हॉर्निबल महोत्सव के बारे में। क्या कह रहा है, एक चीज आप लोग और यहां पे ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष हॉर्निबल महोत्सव के बारे में, प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हॉर्निबल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हॉर्निबल महोत्सव कब? नागालैंड के स्थापना दिवस पर। नागालैंड की भी स्थापना कब हुई है? नागालैंड की भी स्थापना हुई है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना दिवस है, 1 दिसंबर 1963।
ये प्रत्येक वर्ष होता है और हॉर्निबल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को उसकी स्थापना दिवस है। आगे एक टॉपिक और है इसी करंट का, नागालैंड स्थापना दिवस भी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी 1 दिसंबर का ही मुद्दा है, तो ध्यान से आगे देखेंगे। पहले हॉर्निबल महोत्सव के बारे में देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है खास, ये देखिए इस उत्सव के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें, ये देखिए। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण हॉर्निबल महोत्सव का शुभारंभ पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया। देखिए होता हर वर्ष है, लेकिन इस बार चर्चा में क्यों है कि कोविड होने के दौरान लोगों को एक दूसरे से दूरी रखनी है, सारी चीजें, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, इसीलिए सब कुछ ऑनलाइन किया गया है, इसीलिए सारी चीजें चर्चा में है, तो ध्यान में रखेंगे। तो नागालैंड का ये महोत्सव है हॉर्निबल, नागालैंड स्थापना दिवस के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष खास इसलिए है जो मनाया गया 1 दिसंबर 2020 को कोविड के वजह से ऑनलाइन मनाया गया है, इसीलिए चर्चा में है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यह जो है हॉर्निबल महोत्सव का 21वां संस्करण है, और हॉर्निबल महोत्सव का 21वां संस्करण ही ऑनलाइन माध्यम से मनाया गया है, और इसका आयोजन 1 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया है। यह 6 दिनों का होता है, 1 तारीख से शुरू और 5 दिसंबर तक होता है, और सब कुछ है ऑनलाइन तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, और इसकी नामकरण कैसे हुई, इस त्योहार का नामकरण हॉर्निबल कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, एक एक चीज हम लोग देखते हुए चलते हैं। एक सेकंड, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चीजें हम लोग देखते हुए चलते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये जो पक्षी है यही पक्षी है हॉर्निबल, ठीक है। इसका जो चोंच है ये हॉर्न सिंह की तरह दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देखते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है कि इस महोत्सव का जो नामकरण है वो हॉर्निबल पक्षी के नाम पर किया गया है, ठीक है। और इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई है। ये जो महोत्सव है हॉर्निबल महोत्सव, इसकी शुरुआत कब हुई है, सन 2000 में, और हॉर्निबल पक्षी के नाम पे। और जो ये हॉर्निबल पक्षी है ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, ये भी ध्यान में रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी। और यह भारतीय महाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में यह पक्षी पाया जाता है, और IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद यानी वर्नुएबल की श्रेणी में यह पक्षी शामिल है। और मैंने आप लोगों को बताया था IUCN साइट्स और भारतीय वन जीव अधिनियम, इन सब के बारे में एक अलग से क्लास होगी। और यह साइट्स के परिशिष्ट वन में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। कौन, हॉर्निबल पक्षी। और यह पक्षी अरुणाचल और केरल का राजकीय पक्षी है, और इसी के नाम पे हॉर्निबल उत्सव मनाया जाता है। आगे देखिए क्या क्या पॉइंट है। इस उत्सव का आयोजन कौन करता है, इस उत्सव का आयोजन, ये जो उत्सव है हॉर्निबल महोत्सव, इसका आयोजन राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग, यानी यहां की राज्य पर्यटन कला और संस्कृति विभाग इस उत्सव का आयोजन करती है नागालैंड की स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो नागालैंड का राज्य पर्यटन और कला विभाग इसका आयोजन करता है। ये जो महोत्सव है, इस महोत्सव के बारे में भी जान लीजिए कि क्या होता है इस महोत्सव में। हॉर्निबल में क्या कह रहा है कि यह सांस्कृतिक महोत्सव, इसमें नृत्य, संगीत और पारंपरिक भोजन के साथ साथ वर्षों से अपनाई गई नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का कलात्मक प्रदर्शन करता है। इसमें नागा समुदाय का जो नृत्य है, संगीत है, या जो भी उनका पारंपरिक ट्रेडिशनल भोजन है, यह सब इसमें किया जाता है, और यह नागा समाज की विविधताओं को भी प्रदर्शित करता है। और इससे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्निबल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, और इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने और तथा संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ इसकी परंपराओं को भी प्रदर्शित करता है कि ये नागालैंड की जो संस्कृति है वो जो विलुप्त होने के कगार पे है उसको पुनर्जीवित किया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके, ये सब भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे आप लोग।
अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है अरुणाचल कीवी। कीवी जानते हैं आप लोग, कीवी खाए भी होंगे। तो अरुणाचल की कीवी को, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड का दर्जा दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कीवी एक फल होता है, आप लोग खाए होंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे, ये यही है वो फल कीवी, आप लोगों ने खाया भी होगा। क्या कह रहा है अरुणाचल कीवी के बारे में, कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब समझ गए, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के फल कीवी को। और ये उसी उत्पाद या खाद्य उत्पाद को दिया जाता है, ये प्रमाण पत्र, जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, थोड़ा भी नहीं किया जाता है उसी को, ठीक है, जिसमें शुद्ध देसी खाद, जो गोबर वगैरह या इन सब चीजों से जो खाद तैयार होते हैं उनसे जो बनता है, इसमें किसी भी तरीके के केमिकल युक्त खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। उसी को, उसी खाद्य उत्पाद को, उसी खाद्य फसल को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अरुणाचल के कीवी को, अरुणाचल का फल है कीवी, उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश जो है कीवी के लिए, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट केवल अरुणाचल प्रदेश को मिला है, अरुणाचल प्रदेश को कीवी के लिए भारत का पहला ऐसा राज्य अरुणाचल प्रदेश जिसको कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का दर्जा दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं इसमें। आगे देखिए और क्या क्या कह रहा है। यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCDNER के तहत दिया गया है। जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए एक मिशन है, इसमें मिशन का नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं वहां के लिए ये मिशन चलता है। उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक वैल्यू, ऑर्गेनिक खाद के वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन चलाया गया है। तो अरुणाचल के कीवी को इसी मिशन के तहत यह मिला है। और किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक रसायन का प्रयोग न किया गया हो। ठीक है, किसी भी रासायनिक खाद का, केमिकल खाद का उपयोग नहीं किया गया है, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है, तभी किसी फल या सब्जी को यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें अरुणाचल की कीवी के बारे में खास बात कह रहा है। और क्या कह रहा है ये देखिए कि किसी भी उत्पाद को जैविक प्रमाण पत्र विनियामक निकाय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड्स फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा के मूल्यांकन के बाद ही दिया जाता है। मान लीजिए कोई राज्य अगर पैदा करता है कोई फल सब्जी या कोई भी खाद्य उत्पाद, तो उसका मूल्यांकन कौन करता है कि ऑर्गेनिक है? कौन? एपीडा करता है। तो एपीडा जब उसका मूल्यांकन कर लेगा, निरीक्षण परीक्षण कर लेगा, तब जाकर के किसी को भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट किसी राज्य के खाद्य पदार्थ को या किसी भी खाद्य पदार्थ को दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का केमिकल या किसी प्रकार का कीटनाशक या कोई केमिकल खाद भी उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, और यह जो फल है यह विशेषकर दक्षिण और मध्य चीन के यांगसे नदी घाटी में पाया जाता है। कौन सा फल? कीवी के बारे में बात कर रहा है। क्यों हम लोग अरुणाचल कीवी के बारे में पढ़ रहे हैं? तो कीवी जो फल है वो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? दक्षिण और मध्य चीन के यांगसे नदी के आसपास। और इसे उगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की जलवायु उपयुक्त होने के कारण
वर्ष 2000 में अरुणाचल प्रदेश में इसे वाणिज्यिक फल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह मुख्य रूप से तो चीन में पाया जाता है, दक्षिण और मध्य चीन के यांगत्से नदी के आसपास, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जलवायु इसके उगाने के लिए उपयुक्त है। इस वजह से सन 2000 में अरुणाचल प्रदेश में सॉरी इस फल को वाणिज्यिक फल यानी बिजनेस के पर्पज से इसको उगाया गया। अब आगे देखिए और क्या क्या खास बातें इसमें। और इसको अरुणाचल प्रदेश में कहां उगाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में है जीरो घाटी, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो क्या कह रहा है कि विशेषकर इसे अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है, क्योंकि वहां की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। तो अरुणाचल प्रदेश में कहा जीरो घाटी 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई। और इसे चीन का जादुई फल भी कहा जाता है, कीवी को मिराकल फ्रूट, और तथा न्यूजीलैंड का हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड इस फल को कहा जाता है। किस फल को? कीवी को। ध्यान में रखेंगे आप लोग, कीवी को मिराकल फ्रूट कहा जाता है चीन में, और हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ द न्यूजीलैंड कहा जाता है न्यूजीलैंड में। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने अभी एक योजना मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना चलाई गई थी, जिसके तहत अरुणाचल के कीवी को यह मिला है। तो इस योजना का क्या करेगी? इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। किसने इस योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने की है, कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला अब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले, इसके पहले हॉर्निबल उत्सव के बारे में पढ़ा था, जो बताया गया था कि नागालैंड के स्थापना दिवस के दिन ये होता है। तो नागालैंड का स्थापना दिवस आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है नागालैंड के स्थापना दिवस के बारे में क्या क्या खास बात है। एक एक पॉइंट हम लोग देखते हुए चलते हैं। इस बार 1 दिसंबर 2020 को नागालैंड का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 58वां। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और ध्यातव्य है, आप लोगों को पता ही होगा कि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। ठीक है, 1963 1 दिसंबर भारत का 16वां राज्य। और यह जो राज्य है, यह पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण पूर्व में मणिपुर से घिरा हुआ है। जो नागालैंड राज्य है, इसके पूर्व में म्यांमार है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर। और इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी, इसका नाम है सरमती, और इसकी ऊंचाई 3840 मीटर है। और यह पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। ठीक है, सरमती नागालैंड और म्यांमार के बीच में। और अंग्रेजों के आगमन के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हो गया था। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, 1957 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। और तब इस क्षेत्र को नगा हिल्स तुवेनसांग क्षेत्र कहा जाता था उस समय। ठीक है, जब असम प्रशासन इसे देखती थी। तो आप देख सकते हैं मैप में भी, मैप थोड़ा ब्लर है, मैं साफ मैप भी आप लोगों को अपलोड करा दूंगा। आगे देखिए। और इस नई व्यवस्था के कारण जो वहां की स्थानीय जनता थी नागालैंड की, उसमें असंतोष पैदा होने लगा, जिसके कारण अंततः इसका नाम बदलकर फिर नागालैंड कर दिया गया। ठीक है, और वर्ष 1963 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और यहां पर हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा 16 से अधिक आदिवासी भाषाएं, वहां की लोकल लैंग्वेज है, आदिवासी भाषाएं हैं जो 16 से अधिक बोली जाती हैं, और हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे नागालैंड स्थापना दिवस के बारे में। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रामायण क्रूज सेवा
अयोध्या में सरयू नदी में रामायण क्रूज सेवा शुरू करने की बात की गई है और इनफैक्ट ये शुरू भी हो चुकी है। तो क्या क्या है इस रामायण क्रूज सेवा के बारे में इंपॉर्टेंट, एक एक चीज देखते हुए चलते हैं। क्या क्या चीजें हैं एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। ये सारे करंट दिसंबर के हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिसंबर से लेकर के मई तक मैं कवर कराऊंगा, तो वो चल रहे हैं। तो रामायण क्रूज सेवा की बात हो रही है, तो अयोध्या में है सरयू नदी, यहीं पर बहुत ही जल्द रामायण क्रूज सेवा शुरू करने की बात की गई है। सरयू नदी पर आप इमेज में देख रहे होंगे एक क्रूज चलाया जाएगा और इसके तहत क्या क्या चीजें की जाएंगी हम लोग देखते हैं। और यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर अपनी तरह की पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा इस टाइप का होगा और इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना। इस क्रूज पे बैठ करके आप सरयू नदी के सभी प्रसिद्ध घाटों पे घूम सकते हैं। इसे एक आध्यात्मिक यात्रा की बात भी कह रहा है कि अनुभव प्रदान होगा, क्योंकि अंदर रामायण के भजन वगैरह उसमें बजते रहेंगे सब सारी चीजें। और इस क्रूज में वैश्विक स्तर के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ लग्जरी और आराम की सभी सुविधाएं मौजूद है। जो रामायण क्रूज सेवा शुरू हो रही है अयोध्या में, और इसमें रामायण के चौपाइयों के साथ हमेशा इसमें बसता रहेगा और सारी चीजें उसमें दिखाती भी जाएंगी और सारे घाटों को घुमाएगा। इसकी जो सुविधाएं हैं, इसकी जो लग्जरी है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये वैश्विक स्तर की व्यवस्था है, बहुत ही उम्दा। और क्रूज के जो अंदर का हिस्सा है और जो बोर्डिंग पॉइंट है उसको रामचरितमानस की थीम के आधार पर डिजाइन किया गया है। जो क्रूज के अंदर की व्यवस्था है उसको भी, और जो बोर्डिंग पॉइंट होगा जहां से लोग क्रूज पे बैठेंगे, उन सब की जो थीम है वो सब रामचरितमानस के ऊपर डिजाइन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसके बारे में, ये देखिए कि पूरी तरह से वातानुकूलित, पूरी फुल्ली एसी होगा, 80 सीट का यह क्रूज होगा और ये इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसमें जैव शौचालय भी बनाया गया है और हाइब्रिड इंजन प्रणाली का इसमें उपयोग किया गया है। और इसके माध्यम से पर्यटकों को 1 से 1.5 घंटे की अवधि के रामचरितमानस टूर पर ले जाया जाएगा, जो सरयू के सभी घाटों को आपको घुमाएगा। और इस पूरी यात्रा के दौरान लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यह सेवा न केवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, बल्कि यह क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजन करने में मदद करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट, ये सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हम लोगों ने एक ये भी टॉपिक देखा और आज हम लोगों ने ये 5-6 टॉपिकों पर डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए कि ये क्लास हम लोग आप लोगों के लिए फ्री में लेकर के आए हैं। 50 दिनों का ये टोटल प्रोग्राम है, 50 डेज का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स है 50 दिनों का यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें, इसको जान सके, समझ सके, तो इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस क्लास से ज्यादा जुड़े, कि संजय की पाठशाला की पूरी टीम जो अपने अपने विषय के साथ आएगी वो आप लोग इसका फायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए चलिए फिर मुलाकात होगी हम लोग की अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।